इंडियन रेलवे के इतिहास का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि अगर ये पूरा हो गया तो इंडियन इकोनॉमी डबल हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। इस प्रोजेक्ट की लागत 1,24,000 करोड़ रुपए है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और इसके आने से कैसे मालगाड़ियों की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया के सभी बड़े शहरों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए जोड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि इस प्रोजेक्ट की लेंथ 8,300 किलोमीटर है। अगर हम डीएफसी को इंडियन रेलवे का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इस इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में हम शुरू से डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट और रेलवे प्रोजेक्ट से अलग कैसे है। देखो, ये प्रोजेक्ट केवल मालगाड़ियों के लिए है, इसके ऊपर कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एक ही रेलवे लाइन के ऊपर आने वाली और जाने वाली ट्रेन दोनों चलती है और जब स्टेशन आता है तो आने वाली ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर रोककर सामने वाली ट्रेन को आगे निकाला जाता है, जिसे नॉर्मली हम लोग रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग लाइन होगी। एक खास बात यह भी है कि इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेन पहले से डबल लंबी होगी और डबल डेकर भी होगी। मतलब ये कि पहले 4 ट्रेन जितना सामान लेकर जाती थी उतना सामान अब सिर्फ एक ट्रेन लेकर जाएगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा उसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई और इसके बाद ये भी जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी को डबल करने के लिए कितना जरूरी था। 1950 में पूरे देश में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था उसका 83% ट्रेन से होता था और बाकी 17% ट्रकों से होता था। जबकि अगर हम आज की स्थिति देखें तो बिल्कुल इसका उल्टा है। सिर्फ 20 से 25% ट्रांसपोर्टेशन ही ट्रेन से होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम। अगर किसी को दिल्ली से मुंबई कोई सामान भेजना है तो ट्रक से लगभग 15 से 20 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेन से सामान भेजता है तो ट्रेन से 65 घंटे लगते हैं। क्योंकि एक तो मालगाड़ियों की स्पीड वैसे ही कम है और इनको कहीं पर भी पैसेंजर ट्रेन को आगे निकालने के लिए रोक दिया जाता है। इनकी टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं होती है। इनको कहीं पर भी किसी भी स्टेशन पर 2 से 3 घंटे रोक दिया जाता है। इसी वजह से कोई भी अपना सामान ट्रेन से नहीं भेजना चाहता है, बल्कि ट्रक से ट्रेन 10 गुना सस्ती होती है। और इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे भी मालगाड़ियों की वजह से ही जिंदा है। रेलवे की टोटल कमाई का 63% हिस्सा मालगाड़ियों से आता है, 27% हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से आता है, 5% केटरिंग से, 3% पार्सल से और 2% एडवर्टाइजिंग से। पैसेंजर ट्रेन तो रेलवे को घाटे में लेकर जाती है। अगर एक पैसेंजर ट्रेन 100 रुपए की कमाई करती है तो उसको चलाने के लिए 110 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इनके अंदर ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ती है, इनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है और ज्यादा कर्मचारी रखने पड़ते हैं। लेकिन मालगाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। माल लोड करो और लेकर जाओ, फिर भी इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखकर 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लाया गया था, पर उस टाइम पर इसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि ये सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो था नहीं जो रेलवे खुद कर ले। इसके लिए एक अलग से कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब रेलवे को इसमें कुछ भी नहीं करना था, पूरा सरदर्द इस कंपनी के नाम कर दिया था। ये कंपनी ही पूरी देखरेख करेगी, कहाँ जमीन खरीदनी है, कौन सा मटेरियल लगेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। डीएफसी के पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ लगभग 8,300 किलोमीटर होगी, जिसमें कई अलग अलग रूट शामिल है। इस प्रोजेक्ट के 2 सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी के दादरी से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा और यमुना नदी को क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करेगा। फरीदाबाद के साउथ से होकर सोनार, रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल और फिर नारनौल के बाद राजस्थान में एंटर करेगा। नीमका थाना रिंगस फुलेरा से निकलकर अजमेर और अजमेर से मारवाड़ी स्टेशन से निकलकर गुजरात में एंटर करेगा। गुजरात के पालमपुर पर बाईपास बनाकर कॉरिडोर को गुजरात के कांडला और मुंद्रा पोर्ट से जोड़ा जाएगा। पालमपुर से महसाना, अहमदाबाद को बाईपास करके वडोदरा के पास से निकलकर नर्मदा नदी को क्रॉस करेगा। उसके बाद सूरत और गुजरात में कई किलोमीटर चलने के बाद फाइनली महाराष्ट्र में एंटर करेगा। महाराष्ट्र में दहानू से लेकर मुंबई तक अरब सागर के किनारे किनारे चलेगा। डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, पनवेल से WDFC की फाइनल लोकेशन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। WDFC की लेंथ दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगभग 1506 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर 5 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें 184 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 583 किलोमीटर गुजरात में, 564 किलोमीटर राजस्थान में, 160 किलोमीटर हरियाणा में और 15 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। 1506 किलोमीटर में से 1220 किलोमीटर का काम कंप्लीट
हो चुका है और 2025 तक WDFC का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर डबल डेकर ट्रेन चलना शुरू भी हो गई है। हर रोज सैकड़ों ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। बात करें अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो वो भी भारत के 6 राज्यों को जोड़ेगा। इन 6 राज्यों को मिलाकर इसकी टोटल लेंथ 1885 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें से 203 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, 199 किलोमीटर झारखंड में, 285 किलोमीटर बिहार में, 1078 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 72 किलोमीटर हरियाणा में और 88 किलोमीटर पंजाब में। लुधियाना से शुरू होगा और श्री हिंद से होकर अंबाला में जाकर हरियाणा में एंटर करेगा। यमुनानगर को पास करके उत्तर प्रदेश में एंटर करेगा। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से होकर आगे देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, खुर्जा तक जाएगा। खुर्जा में बाईपास बनाकर इसको दादरी तक लेकर जाया जाएगा, जिससे ये WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ जाएगा। खुर्जा से आगे अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर को बाईपास करके प्रयागराज के पास यमुना नदी को फिर से क्रॉस करेगा। आगे चलकर वाराणसी को बाईपास करके बिहार में एंटर करेगा। बिहार के देहरी में सोम नदी के ऊपर 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाकर गया तक जाएगा। थोड़ा और आगे चलकर EDFC झारखंड में एंटर हो जाएगा। झारखंड में धनबाद और धनबाद से वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएगा। पश्चिम बंगाल में कई छोटे मोटे शहरों को जोड़कर कोलकाता तक जाएगा, जहां इसको कोलकाता में बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। EDFC का लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर ट्रेन भी चलने लगी है। EDFC में डबल डेकर ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि इस हिस्से में डबल डेकर ट्रेन की जरूरत नहीं है। इस रूट में सबसे ज्यादा सीमेंट और कोयले का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है और WDFC में ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर से होता है, जिससे वहां पर डबल डेकर ट्रेन चलाना पॉसिबल है। ये दोनों ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड होंगे। इन ट्रैक के ऊपर 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलेगी। अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि पहले जो मालगाड़ी होती थी वो 500 से 600 मीटर लंबी होती थी, यानी अब जितनी भी ट्रेन चलेगी वो पहले से डबल लंबी होगी और WDFC पर तो डबल डेकर भी होगी। और आने के लिए अलग ट्रैक होगा और जाने के लिए अलग ट्रैक होगा। पहले 4 ट्रेन जितना सामान लेकर जाती थी उतना सामान अब सिर्फ एक ट्रेन लेकर जाएगी, वो भी 4 गुना कम टाइम में, क्योंकि पहले मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी और अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 100 की स्पीड से दौड़ेगी। पूरी इंडिया में 24 घंटे के अंदर कहीं पे भी सामान डिलीवर किया जा सकेगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडियन रेलवे के इंजन इतना लोड उठाकर इतनी स्पीड से चल पाएंगे? इस समस्या का समाधान निकालने के लिए रेलवे ने अलग से एक इंजन बनाया है, WAG-12। WAG-12 इंजन खास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही बनाया गया है। ये इंजन 12,000 हॉर्स पावर के साथ दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। ये इंजन एक बार में 13,000 टन वजन को ले जा सकता है, यानी 1300 ट्रकों का सामान एक ही मालगाड़ी के अंदर ले जाया जा सकता है। पूरा कॉरिडोर इलेक्ट्रिक होने के कारण इंडियन रेलवे को हर साल 12,000 करोड़ रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, जो पहले डीजल में लगते थे। एक ही कॉरिडोर पर एक दिन में 120 ट्रेन आएगी और 120 ट्रेन जाएगी। कई स्टेशनों पर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बिछाई गई है। मान लो अगर किसी ट्रेन में कोई जल्दी खराब होने वाला सामान है तो उसे दूसरी ट्रेन से आगे निकाल सकते हैं। पूरे कॉरिडोर में ऑटोमेटिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, जिससे एक तो काम आसान हो गया और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है। दोनों कॉरिडोर के लिए एक ही कंट्रोल रूम बनाया गया है प्रयागराज में। ये कंट्रोल रूम अंदर से काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। दोनों कॉरिडोर के ऊपर जितनी भी ट्रेन चलेगी उन सभी को यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। कौन सी ट्रेन कहाँ है, कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, किस ट्रेन को क्रॉसिंग देनी है, सब कुछ कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल होगा। जैसे एयरपोर्ट पर ATC टावर से सभी फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही इस कंट्रोल रूम से सभी ट्रेन को कंट्रोल किया जाएगा। टोटल 543 मेजर ब्रिज, 557 रोड अंडर ब्रिज और 304 रोड ब्रिज बनेंगे, जिसमें से 90% कार्य कंप्लीट हो चुका है। इन कॉरिडोर में एक भी जगह पर फाटक नहीं होगा, जिससे कहीं पर भी गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं लगेगा। सभी कॉरिडोर बनने के बाद इंडिया के सभी पोर्ट्स पर कंटेनर के लिए लॉजिस्टिक पार्क को बड़ा किया जाएगा। ये भी प्लानिंग की जा रही है कि कॉरिडोर के आसपास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज को लगाया जाए, जिससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जब ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेडी हो जाएंगे तब कई और नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जैसे नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली को चेन्नई से जोड़ा जाएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा जैसी बड़ी बड़ी सिटीज भी कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो मुंबई से चलकर नागपुर, रायपुर और कोलकाता तक जाएगा। तीसरा कॉरिडोर चेन्नई से गोवा तक जाएगा और चौथा कॉरिडोर कोलकाता से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा तक जाएगा। लेकिन अभी तो ये आगे की बात है, लगभग 2030 तक रेडी हो जाएंगे ये सभी कॉरिडोर। अभी हम वापस बात करते हैं WDFC और EDFC की, कि इनसे इंडिया में क्या कुछ बदलने वाला है। DFC के आने से सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि पहले मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती थी, जिससे पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग
खराब हो जाती थी और लोग ट्रेन से सफर करना पसंद नहीं करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। डीएफसी का अगर अलग से ट्रैक होगा तो पैसेंजर ट्रेन डिले नहीं होगी, जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और लोग ट्रेन से ज्यादा ट्रेवल करेंगे। 2050 तक इंडियन रेलवे का दावा है कि वो फिर से 50% कार्गो को ट्रेन पर शिफ्ट कर देंगे, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट हद से ज्यादा कम हो जाएगी और बाहर से आने वाली सभी चीजों की प्राइस ड्रॉप होगी। सभी लोगों ने स्कूल के अंदर गोल्डन कोऑर्डिनेटर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस परियोजना के तहत भारत के 4 मुख्य शहरों को हाईवेज की मदद से जोड़ा गया था। इसी तरह डीएफसी को भी भारत के 4 मुख्य शहरों से जोड़ना है। इन 4 शहरों के साथ ही कई सैकड़ों छोटे मोटे शहर और कनेक्ट हो जाएंगे। इन 4 शहरों को जोड़ने से इंडियन रेलवे नेटवर्क का केवल 16% हिस्सा शेयर होता है, पर यह रूट देश का 56% कार्गो हैंडल करता है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर इंडियन इकोनॉमी के लिए सच में गोल्डन है। मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन ही लगभग 1300 ट्रकों का सामान एक साथ लेकर जाएगी, जिससे करोड़ों लीटर फ्यूल को बचाया जा सकेगा। इसी वजह से एक तो फ्यूल को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और ट्रकों से होने वाले पोल्यूशन को भी कम किया जा सकेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। शुरू के 30 सालों में ही 45 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में फैलने से रोका जा सकेगा। डीएफसी के आने से कार्गो सस्ता होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और एफिशिएंट होगा। अगर ये सब कुछ होगा तो बाहर से और फैक्ट्रियां आएंगी और अपना कारखाना लगाएगी। एक तरफ से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिससे हम जल्द ही वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। प्रोजेक्ट के इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो यह तय करना था कि इतनी बड़ी रेलवे लाइन को कहां से गुजारना है, क्योंकि इसमें कई सारी बाधाएं आती है। अब रोड बनाते टाइम पर तो रोड को किसी भी जगह से गुजारा जा सकता है, कहीं पे भी मोड़ा जा सकता है, पर रेलवे ट्रैक बिछाते टाइम पर पहले ही तय कर लिया जाता है कि क्या अलाइनमेंट होगा, कहां से गुजरेगी, कौन सा एंगल होगा। जब ये सभी चीजें तय हो जाती है तो किसानों से जमीन खरीदी जाती है। अगर एक ही जगह पर जमीन खरीदना हो तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग लोगों से जमीन खरीदनी पड़ती है। इसके साथ ही इंजीनियर ये भी प्लान करते रहते हैं कि पूरे रूट में कितने पुल, ब्रिज और अंडरपास बनेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कहां से मंगवाना है। डब्ल्यूडीएफसी का काम करते वक्त हरियाणा में सोहना के पास अरावली पर्वतमाला में 1 किलोमीटर की टनल बनानी थी। अब ये टनल कोई नॉर्मल टनल नहीं थी। इसकी लंबाई तो खास नहीं थी, पर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई काफी ज्यादा थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा चौड़ी और सबसे ज्यादा ऊंची टनल है। ये टनल 14 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर ऊंची है। इसके अंदर से डबल डेकर ट्रेन, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन निकल सकती है। बल्कि एक ही ट्रेन नहीं, एक ट्रेन आ सकती है और एक ट्रेन जा सकती है। अगर ये टनल नहीं बनाई जाती तो 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। ये टनल बनाना ही मुसीबत नहीं थी, टनल खत्म होते ही खाई थी जहाँ पर पुल बनाकर इसे आगे जोड़ना था। डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी दोनों का बजट 1,24,000 करोड़ रुपए था। 1,02,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगने थे और 22,000 करोड़ रुपए जमीन खरीदने में। इतने पैसों का इंतजाम कई अलग अलग जगह से किया गया था। 14,286 करोड़ रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया था। 38,722 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA ने वेस्टर्न डीएफसी के लिए दिया था। बाकी के पैसे इंडियन रेलवे की इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बैंक लोन से लिया गया था। ऐसे ही और प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।